हेलो एवरीवन, माय नेम इज वीना चांदवानी और हम कवर कर रहे थे समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में जो हमारा टॉपिक था वो था व्यापारिक बैंक। मुद्रा का अर्थ व कार्य हम कंप्लीट कर चुके थे और व्यापारिक बैंक हमने स्टार्ट किया था। व्यापारिक बैंक में व्यापारिक बैंक क्या होता है, इसका अर्थ, इसके कार्य, कौन कौन से व्यापारिक बैंक के कार्य होते हैं। जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, साख का निर्माण करना, एजेंसी सेवाएं, अन्य सेवाएं, ये सब हम कर चुके थे। बचत खाता क्या होता है, अधिविकर्ष क्या होता है, साख निर्माण, एजेंसी सेवाएं, अन्य सेवाएं, ये सारी जो कार्य हैं व्यापारिक बैंक के वो सारे हम कर चुके थे। और नेक्स्ट टॉपिक था इसके बाद व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन। व्यापारिक बैंक कैसे साख सृजन का कार्य करती है, कैसे करती है, कागजी मुद्रा के द्वारा, यानी आरबीआई जब नोट छापती है, आरबीआई जब नोटों का निर्गमन करती है उसके द्वारा, या फिर प्रारंभिक जमा और व्युत्पन्न जमाओं के द्वारा। इस तरह से एक व्यापारिक बैंक साख सृजन का कार्य करती है और साख सृजन के द्वारा ही, साख सृजन कार्य से ही बैंकों को सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। साख सृजन क्या होता है, जैसे बैंक साख सृजन कैसे होता है, अगर शॉप पे देखना चाहें तो साख सृजन एक प्रक्रिया होती है जिसमें ग्राहक, जो बैंक जो होती है वो ग्राहकों की छोटी छोटी जमाओं को इकट्ठा करके, उन छोटी छोटी बचतों को तैयार करके और अन्य लोगों को, अन्य लोग जैसे किसी कंपनी को, किसी फर्म को उत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती है। और साख सृजन के द्वारा ये बैंक एक जो छोटी प्रारंभिक जमा होती है ना, एक जो राशि होती है ना प्रारंभिक जमा, उसको न जाने कितने बार रोटेट करके साख का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया हमने देखी यहाँ पे साख सृजन की। साख सृजन की प्रक्रिया ये हमने देखी। इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय आर। साख सृजन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय आर एंड आर। ये साख जमा या फिर साख गुणक निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके द्वारा भी हम डायरेक्ट जमाओं की राशि निकाल सकते हैं और उसमें से अगर नगद कोष अनुपात लेस कर दें तो हमारी ये क्या आ जाती है, हमारी व्युत्पन्न जमाएं आ जाती है। यानी प्रारंभिक जमाओं में से अगर कोष अनुपात को घटा दिया जाए तो व्युत्पन्न जमाएं उत्पन्न होती है। आज हम जो करने वाले हैं वह है साख सृजन की सीमाएं। सीमाएं बोले तो एक तरह से लिमिटेशंस। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की नेगेटिविटी, क्या रीजन है क्यों ज्यादा साख सृजन नहीं हो पाता है, ये इसके लिमिटेशंस है। बैंक असीमित मात्रा में साख सृजन नहीं कर पाती है। बैंक क्या करती है, यहाँ पे सीमाओं का मतलब क्या है, नेगेटिविटी। क्यों बैंक अत्यधिक मात्रा में या असीमित मात्रा में, क्योंकि साख सृजन से ही बैंक को सबसे ज्यादा लाभ होता है, लेकिन फिर भी बैंक साख सृजन नहीं कर पा रही है। उसकी क्या क्या रीजंस है। अनेक आर्थिक दिशाओं का इस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कौन कौन सी, बैंकिंग विकास स्तर की अगर हम बात करें, जिन देशों में बैंकिंग सेवाएं ही पर्याप्त नहीं हो पाई है वहां साख सृजन क्या होता है, सीमित होता है। जब बैंकिंग फैसिलिटी ही नहीं है, जब लोग पैसा जमा ही नहीं करवा रहे हैं, जब आरबीआई आपको फैसिलिटी ही नहीं दे, आरबीआई आपको एक तरह से पैसे ही नहीं दे सकता, नोटों का निर्गमन करके ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, तो आप कैसे साख सृजन कर सकते हैं। तो पहली लिमिटेशन क्या है, बैंकिंग विकास का स्तर, या जो बैंकिंग सेवाएं हैं, जिन देशों में बैंकिंग सेवाएं जो पर्याप्त विकसित ही नहीं हुई है, डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है जिन देशों में, जिन देशों में या फिर गांवों में, वहां पे साख सृजन क्या होता है, सीमित होता है। सीमित का मतलब होता है लिमिट से आप एक तरह से साख का सृजन कर सकते हैं, बहुत एक्सेस में आप नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आम लोगों की बैंकिंग आदत। देश के लोगों में बैंकिंग की आदतों का भी साख सृजन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं ज्यादा। उन्हें लगता है अगर बैंक में पैसा जमा कराया तो हमारे पैसे डूबने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, बैंकों में पैसा जमा ना करवा के कहाँ जमा करवाते हैं पैसा, डायरेक्ट वो क्या करवाते हैं, अपने पास सेव करके रखते हैं। इसी के थ्रू तो विमुद्रीकरण की जो समस्या थी वो उत्पन्न हुई थी। तो दूसरी कंडीशन क्या है, आम लोगों की बैंकिंग की आदत। इसके बाद थर्ड पॉइंट है व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास का स्तर। जो देश उच्च औद्योगिक विकास को प्राप्त कर चुके हैं वहां बैंक के लेन देन बहुत विकसित मात्रा में, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे व्यवसाय का स्तर बहुत ज्यादा है, उद्योग का स्तर बहुत ज्यादा है, वो तो बैंक के लेन देन बहुत ज्यादा करके साख सृजन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन इसके अपोजिट ही अगर हम बात करें, जहाँ पे उद्योगों का स्तर है ही नहीं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे साख सृजन की क्षमता बहुत कम होती है। इसके बाद है केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति। केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति क्या होती है, जिसमें आपको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना होता है, यानी एक रेशो मेंटेन करना होता है। अगर बैंक क्या करती है, इन रेशो को बहुत ज्यादा कर देती है, ये जो दो रेशो है इसको हम केंद्रीय बैंक में अच्छे से करेंगे। जो रेशो है, इन रेशो की मात्रा अगर बहुत ज्यादा कर देती है तो साख सृजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो केंद्रीय बैंक क्या है, जो आरबीआई है, इन रेशो के द्वारा भी साख सृजन को घटा और बढ़ा सकती है। अगर ये रेशो बढ़ गए तो साख सृजन कम जाएगा, अगर ये रेशो घट गए तो साख सृजन क्या होगा, कम होगा। इसके अलावा
ये सारे के सारे 4 कारण हैं जो साग सजन की सीमाएं हैं। सीमाएं की अगर मैं बात करूं तो साग सजन अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता है, सीमित मात्रा में ही हो पाता है, जबकि साग सजन जितनी अच्छी मात्रा में हो वो बैंकों के लिए और भी अच्छा होता है। इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा मनी क्रिएशन होता है और आप क्या कर सकते हो, एक तरह से बहुत ज्यादा लाभ कमा सकते हो। व्यापारिक बैंकों का लाभ कमाने का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है वो साग सजन की प्रक्रिया ही होती है। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट है, व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, नोट निर्गमन करना सरकार के बैंकर का कार्य, और बैंकों का आर्थिक सहायता पहुंचाना। फिर से हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है? जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंकर का कार्य, और बैंकों को आर्थिक सेवाएं पहुंचाना। यानी यहाँ पे नोटों का निर्गमन हम लोगों ने नहीं देखा, सरकार के बैंकर के रूप में कोई ऐसा कोई पॉइंट हमने नहीं पढ़ा। बैंकों को आर्थिक सहायता पहुंचाना, हेल्प करना, ये भी हमने नहीं देखा। मेन क्या देखा हमने? जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये बैंकों का मुख्य कार्य है। निम्नलिखित में से कौन से जमा खाते सर्वाधिक ब्याज दर पर देय होते हैं? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पर मिलता है? चालू खाते पे। मैंने आपको बताया था चालू खाते पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बचत खाते पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कितना मिलता है? 3 to 4% मिलता है। इसके बाद है आवर्ती जमा खाता, रेकरिंग डिपॉजिट, इस पे मिलता है 5 to 6% मिलता है, जिसे हम आरडी अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? आरडी अकाउंट। स्थायी जमा खाता, स्थायी जमा क्या खाता होता है? जिसमें हम एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करवाते हैं और इसकी रेट जो होती है वो 8 से 12% होती है। कितनी होती है? 8 से 12%। निम्नलिखित में से कौन से खाते में सबसे ज्यादा ब्याज दर मिलती है? आपको देख सकते हैं स्थायी जमा खाते में यानी एफडी अकाउंट में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट होती है 8 to 12%। क्वेश्चन नंबर 3, एटीएम सुविधा क्या है? 24 घंटे बैंक काउंटर का खुला रखना? नहीं, 24 घंटे बैंक काउंटर कैसे खुला रखता है? 24 घंटे का तो बैंक खुली ही नहीं रहती। बैंकों से तत्काल ऋण की सुविधा? नहीं, ऋण की सुविधा तो होती है, लेकिन एटीएम आपको ऋण प्रोवाइड नहीं करवाता। स्वचालित कंप्यूटरीकृत मशीन से 24 घंटे बैंकिंग सुविधा, यानी एक ऐसी ऑटोमेटेड मशीन होती है जिससे आप 24 घंटे में कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। या बैंक का टेलर अकाउंट ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसका आंसर क्या है? ऑटोमेटेड जो स्वचालित कंप्यूटरीकृत मशीन होती है उससे आप 24 घंटे इजीली कैश विड्रॉल कर सकते हो, यानी कैश निकाल सकते हो, एंड कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग के लिए क्या आवश्यक है? आप जब मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आवश्यक है? स्मार्टफोन, इंटरनेट, बैंक अकाउंट और उपयुक्त सभी। अगर आपको मोबाइल बैंकिंग करनी है तो आपके पास एंड्रॉइड फोन होना चाहिए, उसके लिए आपके पास इंटरनेट की सेवा होनी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपयुक्त सभी। मोबाइल बैंकिंग के लिए क्या होना चाहिए? स्मार्टफोन होने चाहिए, इंटरनेट होने चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और उपयुक्त सभी। कौन सी योजना के तहत लोग अपना खाता बैंक में निःशुल्क खुलवाते हैं? प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री राहत कोष योजना। यानी ऐसी कौन सी सरकार की योजना है जिसमें लोग अपना खाता निःशुल्क खुलवाते हैं? तो यह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। मैंने आपको बताया था किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, अगर वो प्राइवेट बैंक है, यानी वो गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट बैंक है, तो उसके लिए आपको नॉमिनल 10,000 रुपए का अमाउंट देना पड़ता है, तभी आप उसमें खाता खुलवा सकते हैं। अगर वो कौन सा बैंक है, अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक में आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तभी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट बैंक है यानी पब्लिक बैंक है, तो उसकी भी अलग अलग गाँव में अलग रेट होती है और शहरों में अलग होती है। एक हम ऐसे ले लेते हैं कि 3,000 रुपए से आपको खाता खुलवाना पड़ेगा। जब आपके पास 3,000 होंगे तभी बैंक आपका खाता खोलेगा, अदरवाइज बैंक आपका खाता नहीं खोलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना के आने के बाद एक ऐसी फैसिलिटी दी गई जिसमें आप बिना इन दोनों पेमेंट के भी निःशुल्क अपना खाता इजीली खुलवा सकते हो। ये आपके आंसर है, आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आज जो हमने क्लास में कवर किया वो है साख सजन की सीमाएं। साख सजन व्यापारिक बैंकों का सबसे मुख्य कार्य होता है। इस साख सजन के द्वारा ही जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो सबसे ज्यादा लाभ कमाते हैं। लेकिन क्यों साख सजन ढंग से चल नहीं पाता, या क्या उसकी सीमाएं होती है? क्योंकि बैंकिंग विकास ठीक से हो नहीं पाया, यानी बैंकिंग सेवाओं का विकास सभी देशों में ठीक से हो नहीं पाया है। लोग बैंकिंग फैसिलिटी ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इस वजह से भी व्यापारिक, व्यवसायिक एवं औद्योगिक विकास का स्तर कहीं तो बहुत ज्यादा है और कहीं बहुत कम है। इस वजह से भी साख सजन ढंग से हो नहीं पाता। और केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, नेक्स्ट क्लास में हम केंद्रीय बैंक की कवर करने वाले हैं। अगर केंद्रीय बैंक की नीति बहुत ज्यादा सरल होती है तो साख सजन को बढ़ावा मिलता है, लेकिन अगर केंद्रीय बैंक की जो मौद्रिक नीति है वो बहुत ज्यादा कठिन होती है तो साख सजन को बढ़ावा नहीं मिलता,
साख सजन प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे हमारा व्यापारिक बैंक कंप्लीट होता है साख सजन की सीमाओं के साथ और एमसीक्यूज के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना। थैंक यू सो मच।